एपिसोड 137 कंटेनिंग लॉबस्टर्स विद अ कैरियर फॉर बेबीज। आखिर में निया मान जाती है। उसने जो 2 दिन पहले बास्केट बनाई थी उसे भी ले लेती है। वो दोनों आदमियों को लेकर घर से बाहर निकलती है। बारिश होने के बाद हवा भी ताजी लग रही थी और वो इतनी साफ थी कि कचरे का एक पार्टिकल भी नहीं दिख रहा था। उसे सांस लेने में और भी अच्छा लग रहा था। इतने सारे लॉबस्टर्स! निया खुश होते हुए आगे बढ़ती है। वहां की गीली जमीन बहुत ही चिकनी हो गई थी। वो गलती से फिसल जाती है, लेकिन उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है तो वो हांफने लगती है। नागाल उसे छोड़ देता है और खेलने का इशारा करता है। निया मुस्कुराकर बोलती है, थैंक यू। फिर वो बैम्बू बास्केट की पट्टियां ठीक करने लगती है। पहले टक्कर होने की वजह से उसकी पट्टी टाइट हो गई थी, जिसकी वजह से उसके कंधे में दर्द होता है। वो अपना सर उठाकर कंधे को देखती है। वहां उस बैम्बू की पट्टी की वजह से खरोच आ गई थी। अगर उसे पहले पता होता तो वो एक ऐसी बास्केट बना लेती जिसे हाथ से पकड़ सके, जैसे नियति के पास थी। जिराज नंगे पैर दौड़ते हुए आकर बोलता है, ये मैं तुम्हारे लिए उठा लेता हूं। तेंदुए पशु मानव इंसान का रूप लेकर फुर्ती से चल लेते हैं। वो चलते वक्त फिसलते नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे वो जमीन में 5 गड्ढे बनाते जाते हैं। जिराज अपनी अलग छाप छोड़ते हुए दौड़ता जा रहा था। निया वो पैक्ड बास्केट उतारकर जिराज को दे देती है। जब जिराज को उसके कंधे की चोट दिखाई देती है तो वो उसका मुंह नीचे करके लिक करता है। उसकी चोट देखकर जिराज के दिल में दर्द हो रहा था। तुम्हारी स्किन बहुत नाजुक है, आगे से कभी ऐसी चीजें मत उठाना। नाजुक? निया को अपनी स्किन की तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा था। निया अपने मुंह पर कंट्रोल कर रही थी। हंसो मत प्लीज, जोर से मत हंसना। जिराज की गर्म सांसें निया के गले पर फील हो रही थी, जिसकी वजह से वो घबरा जाती है और वहां से दूर हो जाती है। फिर जिराज बोलता है, तुम इसे क्यों साथ में लेकर आई हो? तुम्हारे पास इसमें रखने के लिए बच्चे नहीं हैं। तभी एक डार्क रेड शेल वाला एक लॉबस्टर चलता हुआ उनकी तरफ आता है। तेज आंख वाली निया उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। वो लॉबस्टर अपने डंक से निया को काटने जाता है। वो उसे काटने ही वाला होता है, तभी निया जोर से चिल्लाती है, जिराज, जिराज जल्दी से पैक्ड बास्केट लेकर आओ। जिराज बास्केट लेकर आता है। 1-2 मीटर दूर खड़े होकर निया उस लॉबस्टर को पकड़कर बास्केट में डाल देती है। जिराज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो बोलता है, तुम ऐसे कैसे? क्या? जिराज चिल्लाता है, ये बच्चों को रखने के लिए होती है। वो गुस्से से निया की तरफ देखता है। जो चीज बच्चों को रखने की होती है उसमें तुम लॉबस्टर्स को कैसे रख सकती हो? फीमेल अपने मां के प्यार में ऐसी बास्केट बनाती हैं। जब उनके बच्चे होने वाले होते हैं तब वो उनका ख्याल रखने के लिए ऐसी सब चीजें बनाती हैं। इसमें लड़कियां एक दूसरे से अपनी बास्केट को कंपेयर भी करती हैं कि किसकी बास्केट अच्छी बनी है। जिराज को हमेशा लगता था कि निया ये बास्केट अपने आने वाले बच्चों के लिए बनाती है, तो जब निया बैम्बू से इसे बनाती थी तो वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। उसे ये भी लग रहा था कि आज वो ये बास्केट दूसरी लड़कियों को दिखाने के लिए साथ में ले रही है, लेकिन उसने तो ये लॉबस्टर को पकड़ने के लिए साथ में ली थी। अचानक जिराज को उस लॉबस्टर को बास्केट में देखकर फनी लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये लॉबस्टर निया के बच्चे हैं और उसका साथी भी एक लॉबस्टर ही है। निया आश्चर्य से फ्रोज हो जाती है। फिर वो पीछे पलटकर नागाल की तरफ देखती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी अजीब ही था। अब उसे यही लग रहा था कि उसने कोई बेवकूफी भरा काम किया है। निया अपनी उंगलियां घुमाते हुए पूछती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बस ये लगा कि लॉबस्टर को इसमें रखना आसान होगा। ये किसी भी पत्थर से बनी चीज से हल्का होगा और मैं इसे आसानी से उठा पाऊंगी। जिराज बोला, हाँ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बास्केट बच्चों को रखने के लिए होती है। एपिसोड 138 द क्राई ऑफ ए बेयर बीस्ट मैन। लॉबस्टर्स उस बास्केट में ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वो चल रहे थे उसमें से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बास्केट को पलट देंगे। निया उन लॉबस्टर्स को वापस अंदर डाल देती है। जिराज और नागाल दोनों ही चुप हो गए थे। उन दोनों के अजीब एक्सप्रेशंस देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। निया को याद आता है कि नियति भी अपने बच्चों को अक्सर घुमाने के लिए ऐसे ही बास्केट में लेकर जाती थी। फिर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है।
निया को आश्चर्य होता है कि इनकी दुनिया में इतनी छोटी सी बात भी इतनी बड़ी गलती मानी जाती है। इन्हें परेशान करना बंद करो। जिरास को बास्केट में वाइब्रेशन लगता है। जब वो बास्केट में देखता है तो उसका माथा ठनक जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिरास उस बास्केट में से लॉबस्टर्स को निकालने ही वाला था कि तभी निया आकर उन्हें फिर अंदर कर देती है और बोलती है, इन्हें कुछ देर के लिए अंदर ही रहने दो। जब हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे तो हम इन्हें घर ले जाकर निकाल देंगे। लेकिन जिरास उसके आसपास देखता है। वो सनी डे था। सभी पशु मानव बाहर निकल गए थे, लेकिन थोड़ी देर तक वो उन्हें नोटिस नहीं करते हैं। जिरास दुखी होकर बोलता है, अब सभी लोग हमारा मजाक बनाएंगे। निया मुंह बनाती है। नागाल निया का हाथ पकड़कर बोलता है, अगर तुम्हें इसे इस्तेमाल करना है तो करो, दूसरे क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले कि जिरास कुछ बोले, निया धीमी आवाज में बोलती है, फॉरगेट इट। गॉसिप बहुत ही भयानक चीज होती है। ऐसा नहीं था कि निया उसे छूट दे रही थी। आखिरकार लॉबस्टर्स भी जीवित प्राणी हैं। ये शायद उसी तरह हैं जैसे मॉडर्न एज में लोग कुत्तों को बेबी प्रैम्स में रखते हैं, लेकिन कुत्ते इंसानों के अच्छे दोस्त होते हैं, तो इसीलिए डॉग लवर्स ऐसा अधिकतर करते हैं। तो अगर आप बहुत सारे लॉबस्टर्स को बेबी प्रैम में रखें, ये बहुत ही डरावना विचार है। जिरास तुरंत भाग जाता है और स्टोन बेसिन लेकर आता है। ठीक है, मैं लॉबस्टर्स को पकड़ कर लाता हूं। निया, तुम हिलना मत और इनके डंक से बचकर रहना। निया खुश होते हुए बोलती है, मुझे तो इन्होंने कई बार डंक मारे हैं, अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। फिर वो भी लॉबस्टर्स ढूंढने लगती है। लॉबस्टर पशु मानव के खाने की लिस्ट में नहीं था, क्योंकि इनमें मीट कम होता है और इनकी शेल कड़क होती है। वो लोग प्रॉन्स ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए निया और उसके साथी का लॉबस्टर पकड़ना सभी लोगों का अटेंशन ले लेता है। यहाँ पर एक 4 स्ट्राइप पशु मानव था, इसीलिए सब दूर से देख रहे थे। किसी की भी पास आने की हिम्मत नहीं थी। अभी तक नागाल अपनी साथी को बचाने के लिए प्रसिद्ध हो गया था। एक भालू पशु मानव बहुत देर से दूर से देख रहा था। फिर वो खुद को रोक नहीं पाता और उनके पास आ जाता है। शौर्य अपना सर खुजाते हुए पूछता है, निया, तुम ये लॉबस्टर क्यों पकड़ रही हो? ये आवाज सुनकर निया सीधी हो जाती है। जब वो देखती है कि ये तो शौर्य है, तो वो मुस्कुराकर बोलती है, ओह शौर्य, मैंने खाने के लिए पकड़ रही हूं। शौर्य ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो तो बस उसका चेहरा ही देख रहा था। वो अपने हाथ अपने सर के पीछे रख लेता है और उसकी बॉडी फ्रोज हो जाती है। कितनी 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 खूबसूरत। शौर्य को उनके अलावा कोई भी शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो कहीं बादलों में फंस गया हो। उसकी बॉडी इतनी हल्की महसूस हो रही थी जैसे वो किसी भी वक्त उड़ जाएगा। तभी अचानक शौर्य की बॉडी हिल जाती है। उसके ऊपर एक भारी और ठंडा हाथ आता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान टूट जाता है। उसे सामने 2 डरावनी लाल आंखें दिखाई दे रही थी। निया के पीछे खड़े होकर नागाल उस भालू को बहुत गुस्से से देखता है, जिसने उसकी फीमेल पर बुरी नजर डाली है। नागाल अपनी पूंछ हिलाता है। शौर्य में तुरंत ही चलने की शक्ति आ जाती है। वो पीछे मुड़कर ऐसे भागता है जैसे चूहे के पीछे बिल्ली भागी हो। वो डर के मारे रो भी रहा था। क्या तुम सोच सकते हो कि एक भालू डर के मारे रोते हुए कैसा लगता है? ऐसा लग रहा था कि किसी नाजुक औरत की आवाज धीमी हो गई हो। उसकी आवाज सुनकर किसी के भी कान का मन उल्टी करने का हो जाता है। वो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही भाग क्यों गया? निया अपने चेहरे को छूती है। क्या वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी? लेकिन वो अचानक भाग क्यों गया? फिर निया को अपने पास एक पतली और लंबी छाया दिखाई देती है। तब निया को पता चलता है कि नागाल उसके पास में ही खड़ा था। निया अपना सर घुमाती है और उसे संदिग्ध नजर से देखती है। नागाल बोलता है, लॉबस्टर्स फुल हो चुके हैं, अब क्या हम पहाड़ों पर जाएंगे? निया अपने दिमाग से उस भालू को निकाल देती है और सर हिलाकर बोलती है, हाँ चलो। दूर से जिरास की आवाज आती है, मेरे लिए रुको, मैं पहले लॉबस्टर्स को लेकर आता हूं। निया चिल्लाती है, ठीक है, लेकिन अपने साथ बास्केट लेते आना। जिरास चलते चलते रुक जाता है। उसे कुछ बुरा फील हो रहा था। वो बास्केट लेकर आता है। वो निया से पूछता है, तुम इसमें क्या रखने वाली हो? निया अपना हाथ उठाकर जिरास के कंधे पर थपथपा कर बोलती है, मैं कुछ जंगली सब्जी रखूंगी, तुम चिंता मत करो। शायद मुझे बाहर कोई सब्जी नहीं मिलेगी, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं रखूंगी।
ये सुनकर जिराज को थोड़ी शांति मिलती है। निया हर समय इतना असुविधाजनक नहीं होना चाहती थी। वो जीने के लिए हमेशा आदमियों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। जैसे जब वो सब्जी धोती थी तो वो सब्जी से भरा हुआ स्टोन बेसिन भी खुद नहीं उठा पाती थी। उसे अपने लिए कोई हल्का सामान बनाना पड़ेगा और उसे आसपास पड़ी चीज को यूज ना कर पाना भी वेस्ट लगता है। अगर पशु मानव उस बास्केट में बच्चे के अलावा कोई भी जिंदा चीज नहीं रख सकते हैं तो उसे इन्हें जंगली सब्जी और मशरूम लाने में इस्तेमाल करना चाहिए। उसे लगता था कि अगर लड़कियां उस बास्केट की और भी उपयोगिता बता सकती हैं तो आदमी उसे आसानी से मान जाएंगे। पशुनगर में सभी सड़कें एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड थीं, लेकिन वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो भी 4 स्टोन कैसल को पार करते हुए। निया की तरह पशुनगर की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा बोर हो रही थीं। सभी लड़कियां अपनी साथी के साथ बाहर घूम रही थीं। वो अपने साथी जो कि पशु मानव बने हुए थे उनके साथ बैठी थीं और उनको भयंकर पशु मानव ने घेर रखा था। वो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की को पशु मानव बनने देते ताकि वो उनसे बात कर सकें। उनमें से सबसे निश्चिंत वो महिलाएं थीं जिनके साथी चील थे। उन्हें बाकी लोगों की तरह भीड़ में भी नहीं घुसना पड़ता है। एक चील पशु मानव अपने साथी को पीठ पर बैठाकर उड़ रहा था। वहीं नीचे 4-5 आदमी हैं जो अपनी लड़कियों के लिए भीड़ में रास्ता बना रहे हैं। सिर्फ निया ही थी जो अपने पैरों पर चल रही थी। निया कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। जिराज का सीना गर्व से फूल जाता है। वो बोलता है, हमारा गांव बड़ा हो चुका है ना? यहां लगभग 10,000 पशु मानव हैं। निया अपना सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ सच में बहुत बड़ा है। फिर जब निया आगे चलती है तो उसे पता चलता है कि उसके जूते कीचड़ में हो गए हैं। वो अपने पैर हिलाती है और कुछ याद करके बोलती है, अभी कुबर घाटी में चीजें कैसे चल रही होंगी? पशुनगर में बहुत सारे घर बने हैं, इसीलिए वहां कुबर घाटी की तरह नेचुरल वातावरण नहीं था। निया की मॉडर्न दुनिया की तरह यहां ऐशो आराम भी नहीं था। अभी निया का मन नेचुरल वातावरण में रहने का था, जहां उसके आसपास पहाड़ और ग्रीनरी हो। यहां पर बारिश के मौसम में रहना बहुत ही मुश्किल है। यहां अधिकतर बाढ़ भी आ जाती है। जिराज उदास होकर नागाल की तरफ देखता है। ये सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें बारिश के मौसम में वापस ले जाने का प्लान कर रहा हूं। निया ऐसे सर घुमाती है जैसे वो सब समझ गई हो। उनके आसपास से चीतों के दहाड़ने की आवाज आती है। जिस दिशा से वो आवाज आती है, निया उधर देखती है। वो देखती है कि उधर से एक चीता एक लड़की को पकड़कर ला रहा है और उसके पीछे 10 और पशु मानव चल रहे हैं। टाइगर किंग के कैसल से बाहर निकलने पर उन्हें सभी के स्टेटस पता चल गए थे। निया जब ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की तो शिल्पा है, लेकिन उसके लिए ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि उसको पकड़कर लाने वाला व्हाइट टाइगर था। क्या आखिरकार सिंहराज शिल्पा का साथी बन गया? एपिसोड 139 वॉज समवन कॉपिंग हर? शिल्पा को भी जल्दी ही निया पहचान में आ गई थी। निया की सफेद स्किन भीड़ में अलग ही चमक रही थी। वहां के सभी आदमियों की नजर उसी पर थी। ऐसे में शिल्पा की नजर उस पर न जाए, ये तो मुश्किल था। उसे जलन होने लगी। फिर वो टाइगर के नीचे मारती है, जिससे वो टाइगर वहीं रुक जाता है। फिर अचानक वो निया की तरफ बढ़ने लगा। वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही था। उसका साथी कुछ समय के लिए घबरा गया था, लेकिन वो ऐसे ही बैठी थी। जैसे जैसे उनका घेरा पास में आता जाता है, तब शिल्पा को पता चलता है कि उसका साथी क्यों घबरा रहा था। उसके सामने इतनी सुंदर लड़की खड़ी थी। वो इतनी सुंदर थी कि अगर लड़की भी उसे देखे तो थोड़ी देर के लिए देखती ही रह जाए। उसे जलन होती थी, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था, लेकिन इस लड़की की वजह से उसका अपना मुंह ढकने का मन हो रहा था। तुम्हारे मुंह की वो झुर्रियां कहां गई? क्या वो गर्मी के मौसम की वजह से हुआ था? अब उसे आश्चर्य नहीं हो रहा था कि जिराज ने उसे छोड़कर निया को पसंद किया था। उसे लग रहा था कि वो हार गई। अब निया को लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, तो वो रुक जाती है। उसकी नजर शिल्पा के हाथ के पीले फूलों पर जाती है। ये पीले फूल चिकन के एग के साइज के थे और वो एनिमल स्किन से बनी रस्सी से निया के बालों में बंधे हैं। शिल्पा की ये टेक्निक बहुत ही खराब है। उसके छोटे बालों की वजह से ये हेयर स्टाइल और भी ज्यादा खराब लग रही थी।
वो थोड़ी अजीब भी लग रही थी, अपने सर पर फूल लगाना। क्या शिल्पा उसको कॉपी करना चाहती थी? लेकिन ऐसा अनुमान लगाना सही नहीं है। पशु नगर में वो अपनी सुंदरता को लेकर फेमस है, वो उसे कॉपी क्यों करेगी? निया शर्मिंदा होकर अपनी नजर वहां से हटा लेती है। शिल्पा बहुत ही घमंडी औरत थी और थोड़ी ही देर में उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। निया उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर जिराज के मजे लेते हुए बोलती है, लगता है जिस लड़की को तुमने छोड़ा था वो अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहती है। क्या तुम उसके घर के चक्कर लगाते हो और उसे छोड़ने से मना कर दिया? वो शब्द जिराज को चुभ जाते हैं। जिराज गुस्से में बोलता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर शिल्पा बोलती है, ये सच में तुम्हारा स्टाइल है निया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो नागाल से बोलकर इसे हरवा देती और उससे बोलती कि मुझे यहां से ले चलो। कितने दुख की बात है। ये बोलते हुए शिल्पा की आंखों में बहुत दर्द था, जैसे जिराज ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया हो। शिल्पा को आदमियों का पता था कि अगर वो एक बार किसी लड़की को पसंद कर ले तो फिर इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ते, और साथी बनने के बाद तो और भी मुश्किल है। अगर लड़की उनके साथ गलत व्यवहार भी कर रही हो तो भी वो शिकायत नहीं करेंगे। अब जब जिराज ने उसे नहीं चुना था तो वो नहीं चाहती थी कि जिराज कभी खुश रहे। सेम निया के लिए भी था। शिल्पा उन दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती थी ताकि जिराज को उसकी पसंद की लड़की ना मिले और निया भी अपना साथी खो दे। जिराज आज नहीं तो कल शक्तिशाली होने वाला है। शिल्पा पशु मानव का अहंकार कुचल रही थी। अपने साथी के सामने इतनी बेइज्जती होने के बाद जिराज की आंखें लाल हो गई थीं। ये पहली बार था जब उसका मन किसी लड़की को चाटा मारने का था। उसे लग रहा था कि वो उसके मुंह को खींच दे जो फालतू की बोल रहा है। जिराज को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो मुट्ठी बनाकर अपने हाथ पर ठोकता है। शिल्पा के पीछे खड़े पशु मानव भी अब लड़ने को तैयार हैं। सिर्फ व्हाइट टाइगर ही चुपचाप खड़ा था। वो सिर्फ निया को देख रहे थे। नागाल के फेस पर 4 एनिमल स्ट्राइप देखकर वो लोग डर रहे थे। वो बात अलग थी कि नागाल बस खड़ा होकर देख रहा था, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। निया को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपना दांत पीस रही थी। वो जिराज को दुखी होकर देखती है और फिर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। उसे फील होता है कि जो हाथ उसके हाथ के नीचे है वो बहुत कड़क है और फुल ऑफ एनर्जी है। जिराज अभी भी शिल्पा को देख रहा था। उसे निया का टच फील तो हुआ था, लेकिन उसकी हिम्मत नीचे देखने की नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं उसे शिल्पा की बातें सच लग रही थीं। ये भी सच है कि वो निया को परेशान कर रहा है और उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। निया फिर आंखें घुमाते हुए शिल्पा को देखती है। वो निया से ऊपर बैठी थी। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि उसका रूड एक्सप्रेशन भी प्यारे लग रहे थे। निया बोलती है, तुम्हें किसने कहा कि जिराज मुझे परेशान कर रहा है? शिल्पा फिर आंखें घुमाते हुए निया को देखती है। निया बोलती है, तुम्हें किसने कहा कि जिराज मुझे परेशान कर रहा है? उसका पशु मानव का निशान। फिर वो अपने चेस्ट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराती है और बोलती है, मेरे चेस्ट पर है। फीमेल का दिल बताता है कि उसमें कौन है। जैसे ही निया ने कहा, सभी मेल्स की नजर उसकी तरफ बदल गई। गुस्से करने वाले से दुश्मन और जलने वाले थे। वो तेंदुआ कितना लकी होगा कि एक फीमेल ने उसका निशान अपने चेस्ट पर बनवाया है। जिराज तभी निया की तरफ देखने के लिए उसकी तरफ पलटता है। वो सोच रहा था, क्या इसका मतलब यह है कि निया ने मुझे पसंद कर लिया है? जिराज का दिल जोर से धड़कने लगता है। जिराज को पता था कि वो उनसे झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो खुद को खुश होने का मौका नहीं छोड़ता है। निया एक हाथ से उसे खींचती है और दूसरे हाथ से नागाल को। फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, चलो मेरे साथ, इन फालतू लोगों में टाइम वेस्ट से कोई मतलब नहीं है। जिराज की आंखें लाल और नम हो जाती हैं। वो अपने आंसुओं को रोकना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से उसकी आंखें और भी लाल हो जाती हैं। जिराज बोलता है, हाँ चलो चलते हैं। फिर वो अपना मुंह नीचे करता है और जब उसका बोलना बंद हो जाता है, वो निया को चाटने लगता है। निया उन दुश्मनों के सामने जिराज को कुछ नहीं बोल रही थी। फिर वो नागाल की तरफ थोड़ी कोमल नजर डालती है, लेकिन नागाल उसे कोई रिएक्शन नहीं देता है। निया थोड़ी राहत की सांस लेती है। फिर वो उन दोनों को अपने साथ लेकर दूर चले जाती है। शिल्पा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो देखती है कि निया अपने साथियों को लेकर दूर और दूर चली जाती है। वो अपना गुस्सा उतारने के लिए अपने नीचे वाले चीते को लात मारती है। फिर बोलती है,
तुम किसका इंतजार कर रहे हो, चलो। वो चीता दहाड़ता है और फिर एक जैसी चाल से चलने लगता है। एक भेड़िया पशु मानव शिल्पा के साथ साथ चल रहा था। वो बोलता है, शिल्पा तुम गुस्सा मत हो, हम बाद में बदला ले लेंगे। वो भेड़िया 30% सुमित की तरह लग रहा था और उसके चेहरे पर 3 एनिमल स्ट्राइप्स थी। वो शिल्पा का सबसे ताकतवर साथी था, भवानी। शिल्पा उसे देखती है और उसे थोड़ी शांति मिलती है। वो बोलती है, तुम सबसे अच्छे हो, ठीक है, फिर मैं देखती हूं, जब हम लोग वापस आएंगे मैं तुम्हें साथी बनाऊंगी। शिल्पा के पीरियड्स अभी ही खत्म हुए थे, तो अगर अभी उन्होंने कुछ किया तो वो बच्चा पैदा कर सकती है। भवानी की आंखों में चमक आ जाती है और वो बार बार अपनी पूंछ हिलाने लगता है। फिर बोलता है, मैं पक्का तुम्हें निराश नहीं करूंगा। दहाड़। वो चीता पशु मानव थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि सभी लोग भवानी को देखने लगते हैं। भवानी गुर्राता है और फिर शिल्पा का हाथ पकड़कर चीतों को पकड़ने दौड़ने लगता है। जैसे ही वो लोग पशुनगर से बाहर निकले, सभी पशु मानव अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। पहाड़ों के रास्तों में मिट्टी ही मिट्टी थी। वहां पशु मानव के पैरों के निशान आसानी से देख पा रहे थे। निया जैसे जैसे चल रही थी, वो हर एक कदम पर पैरों से मिट्टी ले रही थी। उसके जूते पूरी तरह से मिट्टी से गंदे हो गए थे। अब वो चिपचिपे और भारी हो चुके थे। वो इतना परेशान हो चुकी थी कि वो जोर से अपना पैर हिलाने लगती है। एक आवाज के साथ एक मिट्टी का टुकड़ा उसके मुंह पर जा गिरता है। आ! वो मिट्टी को नीचे गिराने के लिए सर हिलाती है। नागाल उसको इस स्थिति में नहीं देख पा रहा था और वो उसके आसपास जाकर उसके मुंह से मिट्टी साफ कर देता है। फिर बोलता है, मैं तुम्हें उठा लेता हूं। जिरास भी बोलता है, निया मैं तेंदुआ बन जाता हूं और तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मेरे बाल भी तुम्हें गर्म और आरामदायक लगेंगे। फिर बिना कुछ बोले नागाल उसको उठा लेता है। फिर क्योंकि निया बोलती है, मेरे चेस्ट पर, जिरास का खून गर्म हो जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जल्दी से निया बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है जिरास, अगर तुम तेंदुआ बनोगे तो तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे और यहां पर पानी भी नहीं है। जिरास तुरंत जवाब देता है, मैं उन्हें चाट कर साफ कर लूंगा। एपिसोड 140 अंडर द स्कॉट ऑफ एन ईगल बीस्टमैन। जैसे नागाल उसे अपनी बाहों में उठाकर चलता है, निया के पैर हवा में झूल रहे थे। उसकी वजह से और भी मिट्टी उसके ऊपर आ रही थी। वो जिरास को बोलती है, क्या तुम मेरे जूते निकाल दोगे? ये पूरी तरह से भीग गए हैं, अब इन्हें पहनकर बहुत ही खराब लग रहा है। दोनों आदमी झुककर उसके पैरों की तरफ देखते हैं। अब तुम्हें उसके जूतों का भी सही आकार नहीं दिखाई देगा क्योंकि उन पर पूरी तरह से मिट्टी लगी है। नागाल निया को और ऊपर उठाता है और उसके पैरों को अपने पास लाता है। अचानक उसका चेहरा डिम हो जाता है। नागाल उसके जूते निकालते हुए बोलता है, तुम्हारे जूते पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? जब नागाल उसके जूते निकालता है तो निया दर्द से चिल्लाती है, आउच आउच आउच। अब उसके पैर जो पूरी तरह से पानी में हो गए थे, वो और ज्यादा फेयर और नाजुक लग रहे हैं। उन पर एक लाल रंग का शेड बन गया था। फिर नागाल रुकता है और निया को देखता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? निया अपना पैर मोड़ती है और खारिज करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन जूतों में लेस होती है उन्हें लेस ढीली करके आसानी से निकाला जा सकता है। फिर वो नीचे झुकती है और अपने जूतों की लेस ढीली करती है। अब उसके हाथ पर भी मिट्टी लग गई थी। वो अपने हाथों को देखती है और फिर थोड़ा हिचकिचाती है और फिर डायरेक्टली उन्हें साफ कर लेती है। उसकी सफेद स्किन पर उसका धब्बा रह जाता है। जिरास तुरंत ही उसका जूता पकड़ लेता है और वो निकालने में उसकी मदद करता है। नागाल निया के लाल पैरों को पकड़ लेता है और उन्हें सहलाता है। निया के पैर ठंडे हो गए थे और नागाल के हाथ भी ठंडे थे। अब नागाल के हाथ जब निया को टच हो रहे थे तो उसे ज्यादा ठंडा नहीं लग रहा था। जब वो नागाल के हाथों में बैठी थी तो उसके सामने की ग्रीनरी को ज्यादा अच्छे से देख पा रही थी। बहुत तेज बारिश होने के बाद अब मौसम ताजा लग रहा था। वहां के रंग और भी जीवंत लग रहे थे। पेड़ों की पत्तियां भी हरी लग रही थीं। उसके तने और भी ब्राउन लग रहे थे, बल्कि गिरे हुए पेड़ भी गांव की वाइब दे रहे थे। लेकिन पहाड़ों के रास्ते ऐसे होते हैं कि उन पर आम लोग नहीं चल सकते थे। सिर्फ उन रास्तों को देखकर ही निया को खतरा महसूस हो रहा था।
जबकि नागाल और जिराज को उन पर चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कई सारी चील आसमान में मंडरा रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक चील निया का पीछा भी कर रही थी। निया आसमान में देखकर बोलती है, ये चील पशु मानव इतनी दूर से हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या वो अपनी फीमेल के साथ नहीं रहते हैं? जिराज अपने दोनों हाथों में एक एक जूते लेकर ऊपर देखता है और बोलता है, ये चील पशु मानव हैं, इनकी फीमेल्स नहीं होती हैं। आज कई सारी फीमेल्स बाहर निकलेंगी। भारी बारिश के बाद कोई पशु मानव शिकार के लिए बाहर निकलते हैं तो जंगल में बहुत खतरा होता है, इसीलिए उनकी रक्षा के लिए ये लोग यहाँ घूमते हैं। निया अपना सर हिलाकर बोलती है, ओह। निया ऊपर देखती है, वो चील पशु मानव उनके ऊपर ही मंडरा रहा था। निया पूछती है, ऐसा लग रहा है कि वो पशु मानव हमारा पीछा कर रहा है, क्या वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है? वो पशु मानव उसके सबसे पास उड़ रहा था, इसीलिए शायद निया को ऐसा लग रहा था कि वो उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्या वो अबीर हो सकता है? अबीर वापस क्यों नहीं आया? निया को उसे थैंक्स बोलना था। आखिरकार उसने निया की कितनी मदद की थी। और एक बार तो इसकी वजह से उसने जहर तक भी खा लिया था। नागाल आसमान में देखता है और अपनी आंखें छोटी करता है और उसके मुंह में से कुछ लाल चीज बाहर निकल रही थी। निया देखती है कि अचानक उस चील की नजर तेज हो गई थी। कुछ देर के लिए वो डर जाती है, लेकिन जल्द ही रिलैक्स हो जाती है। शायद सभी चीलों की नजर ऐसी ही होती है, ये उसका भ्रम होगा। लेकिन जब वो नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि नागाल का मूड बदल गया है। तब उसे समझ में आता है कि ये उसका सिर्फ भ्रम नहीं था। क्या ये अबीर हो सकता है? ये तो अच्छा है कि एक चील तुम्हारी रक्षा कर रही है। ये दूर तक देख सकते हैं। अगर दूर से भी कोई जंगली पशु मानव आ रहा होगा तो ये हमें जल्दी से बता देंगे। फिर जिराज आसपास के पौधों को देखकर पूछता है, निया, तुम किस तरह की घास खाना पसंद करोगी? उसकी बात सुनकर निया नीचे घास की तरफ देखती है। उसकी नजर एक सड़े हुए पौधे पर रुक जाती है। निया आश्चर्य से रोने लगती है। वो अपने पैर हवा में हिलाती है और नागाल के ऊपर से उतरने की कोशिश करती है। निया बोलती है, मुझे यहाँ पर फंगस दिखाई दे रही है, जल्दी से नीचे उतारो। नागाल उसे और टाइट पकड़कर बोलता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर वो जिराज की तरफ देखता है और बोलता है, तुम जाओ और तोड़ो। फिर जिराज दोनों जूतों को एक हाथ में ही पकड़ लेता है और जहां निया बता रही थी वहां जाता है। वो पूछता है, निया, तुम श्योर हो कि तुम उसे खा लोगी? निया कई बार अपना सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ हाँ। उसे लग रहा था कि नागाल उसे बच्चे की तरह रख रहा है। निया उसके हाथ पकड़कर बोलती है, मैं बीमार नहीं होऊंगी, मैं बचपन से लेकर अभी तक बहुत कम बीमार हुई हूं। नागाल निया की तरफ देखता है। निया को उसकी आंखों में अविश्वास दिख रहा था। जब से उसे नागाल ने पकड़ा था वो कई बार बीमार हो गई थी, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि वो लंबे समय तक ठंडी जगह पर थी। ओके। उधर जिराज ने एक फंगस का ब्लैक पीस तोड़कर टेस्ट किया। वो तुरंत ही उसे थूक देता है और बोलता है, निया, इसका टेस्ट बहुत ही गंदा है। उस चबाए हुए फंगस को देखकर निया को दुख होता है। वो जिराज से बोलती है, इसे ऐसे मत खाओ, तुम इसे पकाकर ही खा सकते हो। जिराज को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बोलता है, क्या सच में ये खाने वाली चीज है? फिर भी वो निया की बात मानकर फंगस तोड़ रहा था। निया के कहने पर वो पहाड़ों पर मिलने वाले बड़े पत्तों की पत्तियां तोड़ता है और उस फंगस को निया की बास्केट में डाल देता है। उन सड़े हुए पेड़ के पत्तों में मशरूम भी रखी थी। निया तो नीचे उतर ही नहीं पा रही थी। वो नागाल को बोलती है कि मुझे पेड़ की ब्रांच तोड़ कर दे ताकि वो रास्ते में मिलने वाले पेड़ों को पोक कर सके। थोड़ी ही देर बाद उसे पर्ल ऑयस्टर मशरूम्स का नेस्ट दिखाई देता है। निया को अब व्हाइट मशरूम से डर लगता था तो वो नागाल की तरफ देखने लगी। नागाल उससे पूछता है, तुम्हें ये खाना है? वो रुककर जिराज को बोलता है, इसे भी तोड़ दो। निया चिल्लाती है, ए रुको। निया अपना सेंटेंस पूरा करे उसके पहले ही जिराज वापस आ जाता है। उस मशरूम को देखकर जिराज के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। जिराज बोलता है, ये तो जहरीले हैं। निया पूछती है, सच में? इन्हें खाने के बाद किसी को जहर चढ़ा है? अगर वो पहले हुआ है तो निया उसे भरोसे के साथ गलत साबित कर सकती है, लेकिन पहले वो नागाल को जहर दे चुकी थी,
इसीलिए उसे अब और भी सावधान रहना था। जिराज नीचे झुककर मशरूम तोड़ता है। वो निया को कहता है, मुझे मशरूम के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ओल्ड पशु मानव बोला करते थे कि मशरूम जहरीले होते हैं। पहले किसी समय में कुछ फीमेल्स ने सुंदर दिखने वाले मशरूम खा लिए थे, फिर वो सभी जहर की वजह से मर गई थी। निया बोलती है, इसका मतलब है कि तुम्हें पक्का पता नहीं है। ठीक है, तो इन्हें तोड़कर ले चलो और टेस्ट करने के लिए छोटे पंखों वाले पक्षी को खिलाकर देखते हैं। जिराज अपना हाथ पीछे करके बोलता है, मैं इन्हें नहीं तोड़ूंगा। कहीं अगर वो पक्षी को इसे खाकर कुछ नहीं हुआ, लेकिन पशु मानव इन्हें खाकर मर जाए तो? निया, तुम इसे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी फंगस ढूंढ दूंगा। अब नागाल का सब्र टूट गया था। वो झुककर उस मशरूम को तोड़ लेता है और जिराज के पीछे टंगी बास्केट में डाल देता है। निया को यह देखकर बुरा लगता है, क्योंकि पहले भी उसने नागाल को जहरीला मशरूम खिलाकर नुकसान पहुंचाया था। निया उसे चुपचाप गले लगा लेती है। पुराने जंगलों में भी कई सारे मशरूम्स हुआ करते थे। जिराज को ज्यादा देर नहीं लगती है और वो पूरी बास्केट को मशरूम से भर देता है। अचानक उन्हें जंगल में कुछ आवाजें आने लगी। उस आवाज से डरकर छोटे पंख वाले पक्षी डरकर एक पेड़ की तरफ उड़ने लगे। निया उन पक्षी की तरफ देखकर चिल्लाती है, पक्षी जाओ और उसे पकड़ लो। अब तो जिराज ने पक्षियों का घर बना दिया था, तो उसे और भी पक्षी रखने में परेशानी नहीं थी। जिराज के हाथ में जो भी सामान था वो सब नीचे रख देता है और तेंदुआ बनकर उस पेड़ पर झपट जाता है।